नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। इस कार्यक्रम के जरिए हम आधे घंटे में कोशिश करते हैं उन तमाम बड़ी खबरों को समेटने की जो दिन भर में होती हैं डेवलप, और 4 ऐसी प्रमुख खबरें हम आपके लिए समेट कर लेकर आए हैं जिसमें बात होगी शीतकालीन सत्र को लेकर। हम बात करेंगे G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, जिसकी विकास कार्य समूह की बैठक चल रही है मुंबई में, और वहीं फाइनेंस ट्रैक की बैठक चल रही है बेंगलुरु में। बात होगी काशी तमिल संगमम को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आज के एजेंडे में शुरुआत करते हैं संसद की बड़ी खबर के साथ। तो संसद में आज की कार्रवाई की बात करें तो दोनों सदनों में कई अहम कार्य सूची में रखे गए हैं। बात राज्यसभा की करें तो प्रश्नकाल में कई सवालों के उत्तर दिए जाने के साथ ही अहम पत्रावली सदन के पटल पर रखी जानी है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पर एक चर्चा प्रस्तावित है। तो ये राज्यसभा में जो विधायी कार्य हैं उनके बारे में हमने बात की। और अगर हम लोकसभा का जिक्र करें तो प्रश्नकाल में अहम सवालों पर उत्तर दिए जाने के साथ साथ जो विधायी कामकाज है उसके तहत 3 जो बिल हैं वो पारित किए जाने हैं। समुद्री सुरक्षा के मसले से जुड़ा एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल और चर्चा के बाद उसे पारित होना है। वहीं अनुसूचित जनजाति ऑर्डर से जुड़े दूसरे और तीसरे संविधान संशोधन बिल को आगे चर्चा के बाद पारित किया जाना है। तो ये अहम विधायी कार्य हैं जिन पर आज संसद में कामकाज होना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं। अनुज, सुप्रभात आपको। तो लगातार हम देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई में कई ऐसे विधायी कार्य हैं जिनको अमली जामा पहनाया जाएगा। और खास तौर पर अगर बात की जाए आज, तो ग्लोबल वार्मिंग जो चिंता का विषय है सबके लिए, आज उस पर भी चर्चा प्रस्तावित है राज्यसभा में। सा मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, और जब कई देश इकट्ठा होकर मिलते हैं और वहां पर इस बात के लिए चर्चा की जाती है कि इसमें सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, तो निश्चित तौर पर आज एक चर्चा प्रस्तावित है। और उसमें सभी दल, चाहे वो विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष के दल हो, किस तरीके से इस चुनौती से निपटा जा सकता है, ये एक सदन के अंदर चर्चा इस बात की कराई जाएगी और एक रोड मैप इसके लिए बनाया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने और भारत देश ने इसके लिए पहले से ही 2030 तक का एक रोड मैप बनाया हुआ है कि वैकल्पिक ऊर्जाओं को बढ़ावा देना है। और जो आज क्लाइमेट चेंज की जो एक बड़ी चुनौतियां दुनिया के सामने है, उसमें भारत की भी एक अहम जिम्मेदारी और भूमिका उसको खत्म करने में या उस पर संयम करने के लिए होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर दूसरी बात करें, जब राज्यसभा की और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल को लिया जाता है। प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो सवाल है वो जो सांसद हैं वो पूछते हैं और केंद्रीय मंत्री उनका जवाब देते हैं। ये जनता से जुड़े हुए वो मुद्दे होते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से, देश की जनता से होता है। शून्यकाल के दौरान भी यही स्थिति होती है। शून्यकाल के दौरान कोई भी सांसद किसी भी मुद्दे को लेकर, अपने ज्यादातर कोशिश होती है कि वो सांसद अपने इलाकों से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन पर वो अपनी बात रखते हैं, सवाल पूछते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। दूसरी बात जो आपने की, निश्चित तौर पर विधायी कार्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आपने भी बताया जो समुद्री सुरक्षा को लेकर विधेयक है उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है, उसकी आगे चर्चा आज जारी रहेगी और उस विधेयक को पारित किया जाएगा। एक चीज हमने और भी देखी, क्योंकि अनुज आप तो लगातार पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, कि जिस तरह से तवांग के मुद्दे पर लगातार हमने देखा कि सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि ये बात पहले भी उपसभापति द्वारा कही गई कि भाई चर्चा जो है वो की जाएगी, जवाब भी दिया गया। आखिर विपक्ष क्या मुद्दे से, जो तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, उससे ध्यान भटकाना चाहता है? देखिए, ये आरोप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी लगाया है। जो संसदीय मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं विधायी कार्यों को रोककर वो जो है एक हंगामे की स्थिति को वो खड़ा करना चाहते हैं। जबकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और उसमें विपक्ष को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आप जिन मुद्दों पर भी आप चाहते हैं उन पर सरकार चर्चा, हर मुद्दे पर सरकार चर्चा कराएगी, लेकिन सबसे पहले प्रश्नकाल जैसे जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनको आप
आप जो है सुचारू रूप से चलने दें, विधायी कार्य जो हैं उनको आप सुचारू रूप से चलने दें, क्योंकि विधेयक जो होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं, उनको पास कराने से सीधा जनता को फायदा मिलता है। और परंपरा के अनुसार अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्षी दल हो, अगर वो प्रस्ताव देते हैं तो उस पर चर्चा भी कराई जाएगी। तवांग मुद्दे को लेकर पिछले 2-3 दिन से लगातार विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जबकि तवांग के अंदर जो स्थिति पैदा हुई थी, चीन और भारत के जो सैन्य जो लोग हैं उनके बीच जो झड़प हुई थी, उस पर पूरा बयान, विस्तार से पूरा बयान जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में आंचल दिया था, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और स्थिति साफ की थी कि कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। एक झड़प हुई थी और चीनी जो सैनिक है उनको खदेड़ दिया गया था, वापस उनकी सीमा के अंदर भेज दिया गया था। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार बात होती रही, इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद क्लैरिफिकेशन जो हमारी है उस पर जवाब होना चाहिए। लेकिन एक बार बयान होने के बाद उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की गई और केंद्र सरकार ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। विधायी कार्य के लिए संसद होती है और जो विधायी कार्य हैं उनको पास कराना एक अहम जिम्मेदारी संसद की भी और सांसदों की भी होती है। तो निश्चित तौर पर हमने कल देखा कि कल भी कई विधेयक पास हुए, प्रश्नकाल के अंदर कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो पूछे गए, और आज भी केंद्र सरकार की तरफ से खासतौर से जो संसदीय मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा है, विपक्ष की भूमिका संसद को चलाने में महत्वपूर्ण रहती है। अगर विपक्ष की भागीदारी रहेगी तो देश की सबसे बड़ी पंचायत से एक अच्छा मैसेज देश के सामने, समाज के सामने जाता है। बिल्कुल, और यही जो संदेश है, लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा सांसदों पर भी अहम जिम्मेदारी है कि वो चर्चा में भाग लें, और भले ही कहीं ना कहीं जो संवाद की प्रक्रिया है वो संसद में चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सदन आज सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि कई ऐसे अहम विधायी कार्य जिन पर आज काम होना है। तो ये तो हमने बात की पहला एजेंडा जो जुड़ा हुआ था संसद के शीतकालीन सत्र से। वहीं अब दूसरे एजेंडे का अगर हम रुख करें तो आइए आपको बताते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक की, जिसके तीसरे दिन आज भी 20 से ज्यादा जुड़े मेहमानों को देश के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर होगा, जहां पर भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कराधान प्रणाली, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी समाधान खोजने पर मंथन हुआ। वहीं G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में चल रही है। बैठक में सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनकी प्रगति में कैसे तेजी लाई जाए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इस दौरान खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके हल तलाशने पर भी चर्चा हो रही है। और इसी बड़ी खबर पर दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय मिश्रा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर बेंगलुरु से, और अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ कि जब हम अमृतपाल कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय मिश्रा फोन लाइन पर। अजय, अगर हम टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं तो कैसे टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिक रूप में समानता के लिहाज से आगे बढ़ती है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई बार किया है। और जब हम स्टार्टअप्स का जिक्र करते हैं, कैसे जो ऋण संबंधी प्रक्रिया है उसको आज की इस बैठक में आसान बनाया जाएगा, ताकि ये जो स्टार्टअप्स है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आगे सामने आए, जो अहम कई विषम परिस्थितियां हैं जिनसे तमाम देश जूझ रहे हैं। आंचल, सवाल थोड़ा लंबा हो गया और दो सवाल आपने किए हैं, इसलिए थोड़ा सा जवाब लंबा हो सकता है। डेटा फॉर डेमोक्रेसी और डेटा फॉर डेवलपमेंट, इसकी बात पहले कर लेते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बाली के सम्मेलन में भी किया था जब प्रेसिडेंसी हम लोग ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये नई दिल्ली कमिटमेंट होगा, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल होगा, हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा इस पूरे G20 प्रेसिडेंसी में। और आपने देखा कि मुंबई में जो अमृतपाल जी उस पर डिटेल देंगे डेटा फॉर डेवलपमेंट को लेकर के, वर्किंग ग्रुप की बैठक जो साइड इवेंट हुआ वो भी किया गया। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो SDGs हैं, लगातार हम लोग 2-3 दिन से SDGs अपने दर्शकों को बार बार बोल के बता रहे हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
समझना ये होगा कि इसको अगर हमें प्राप्त करना है, क्योंकि 2-3 साल हम पीछे जा चुके हैं कोविड की वजह से, तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। आपको अलग अलग डेटाबेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ना होगा। उसके साथ आप ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी से आपको जियो स्पेटियल मैपिंग करनी होगी, और उसके बाद आपको फ्यूचर के जो डेटा है वो जनरेट करना है कि हमें किस तरह से अपने पॉलिसीज को रीओरिएंट किया जाए कि हमें जो काम ज्यादा समय में लगने वाला है बिना डेटा के, वो कम समय में कैसे हो पाए, क्योंकि हम समय हमारे पास नहीं है 2030 को लेकर के। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जाते हुए जिस तरह से कल शेरपा जो हमारे अमिताभ कांत जी, उन्होंने कहा कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में डेटा का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया, तो जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो हमने बीते 1 साल में करके दिखाया है। ये डेटा की ताकत होती है, और इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमने डीबीटी में सीखा, डिजिटल पेमेंट में हमने सीखा, और किस तरह से हमने इंक्लूसिव पूरे प्रोसेस को बनाया है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं थोड़ा सा ये जो बेंगलुरु में स्टार्टअप इकोसिस्टम और जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, इस पर आज दौरा करेंगे। अब सोचिए 150 से ज्यादा लोग डेलीगेशन का हिस्सा है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आ जाएंगे और यहाँ के स्टार्टअप्स के साथ रूबरू होंगे। तो न केवल लोन देने की प्रक्रिया जिसका आपने जिक्र किया, कुछ स्टार्टअप्स में काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े ग्रैंड चैलेंजेस हैं। वाटर फॉर ऑल, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन को कम करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपके फूड सिक्योरिटी में जो फूड प्रोसेसिंग को लेकर के कैसे किया जाए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए खेती बाड़ी में, इन सब को लेकर के जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर जो यहाँ पे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको एक शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे पास है, तीसरा दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिका और चाइना के बाद। तो इसको और कैसे मजबूत बनाया जाए, हमने ये भी सवाल किया था कि क्या स्टार्टअप्स को लोन देने पर कुछ मंथन हुआ। अभी तक इसमें कोई चीज बाहर निकल करके नहीं आई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे जाते हुए और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। G20 डेलीगेशन इसी को आज थोड़ा सा महसूस करता हुआ नजर आएगा जमीन। एक चीज और समझने वाली है अजय, आप उसको बेहतर समझा पाएंगे कि हम अगर 2016 की बात करें तो 452 स्टार्टअप से 2022 में अब उनकी संख्या 84,000 से भी ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम तमाम बड़े शहरों की बात करते हैं, आप बेंगलुरु में मौजूद है, चेन्नई की हम बात करें मुंबई की, इससे विपरीत जो छोटे शहर है वहां से स्टार्टअप्स निकलकर सामने आए, यानी कि रिसर्च और इनोवेशन लगातार प्रगति पर। देखिए, भारत का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से हमारे स्टार्टअप्स नहीं आए हैं। सारे के सारे स्टेट, सारे के सारे जिले के स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया मिशन प्रवेश कर चुका है, और अब ये कोशिश की जा रही है कि हर ब्लॉक के स्तर पर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करें, क्योंकि ये हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मदद करता है और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। यूनिकॉर्न हमने बताया कि आपको हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है, एक महीने में हम 4 यूनिकॉर्न, मतलब $1 बिलियन से ज्यादा, करोड़ में बताओ तो मैं 70,000, 80,000, 7,000, 8,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन जो है वो हर हफ्ते में एक नई कंपनी कर रही है भारत से। और इसका मतलब फ्यूचर देखते हैं, सभी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भारत के स्टार्टअप में फ्यूचर उनको नजर आता है। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो हमारी ग्रोथ पोटेंशियल है, जो हमारे जहां पे हमें डेटा, और मिसाल के तौर पर जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, अब स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने देखा, हम कई सारे देशों की स्पेस कम्युनिकेशन में मदद कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों को, जिसमें G20 के जो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। तो आप समझिए, हम ऑलरेडी जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी को उन तक पहुंचा रहे हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए हमने श्रीलंका और बाकी जो आसपास में नेपाल और बांग्लादेश को हम भूकंप के बारे में बताते हैं अपने सैटेलाइट्स के जरिए। इस G20 के साथ जो जुड़े देश हैं उनको भी फायदा हो रहा है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का, हमारे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। तो इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है। और इंडिया कितना खुले हाथ से आगे बढ़ता है अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए, पूरी दुनिया को ही बताता है कि साहब, अगर आपको वाकई क्लाइमेट जस्टिस की बात करनी है तो जो आपने वायदा किया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, पैसे देने का, कम वो तो कीजिए। केवल भाषण देने से काम नहीं चलता। और इसीलिए लीडरशिप के तौर पर भारत कह रहा है, भाई हमारे पास कोविन आया, हमने पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। हमारे पास वैक्सीन आई, हमने पूरी दुनिया को मदद करने की कोशिश की वैक्सीन मैत्री के जरिए। कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज को, डेवलप्ड नेशंस को भारत से सीखना चाहिए कि छोटी तकनीक सही, लेकिन गरीबों की मदद तो हम खुले तौर पर कर रहे हैं, जबकि वो लोग पूरे मंचों पर। लेकिन अजय, एक बात तो हमें समझनी होगी, चाहे छोटी तकनीक है या बड़ी, उसके लिए फंडिंग की जरूरत है स्टार्टअप्स के लिहाज से। तो क्या फंडिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए आज इस जो हम मंथन जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, कुछ निकलकर सामने आता हुआ अमृत वहां से?
तो आज जो है केवल ग्राउंड पे स्टार्टअप्स का एक तरह से शोकेस करेंगे। कल बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत फंडिंग को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के पूरे साल चलने वाली है। फाइनेंस ट्रैक की 40 बैठकों में से पहली बैठक हुई है, अभी 39 बैठकें होनी है और हर लेवल पर इसकी फाइनेंस की बात होगी। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे फाइनेंस किया जाए उसकी बात होगी। और जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग है, जिसमें फरवरी में पहली बैठक बेंगलुरु में ही होनी है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर पार्टिसिपेट करेंगे, तो और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगी कि G20 सहमत कहां पर हुए हैं। G20 का पूरा जो डेलीगेशन है, सहमति के आधार पर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। G20 के इस पूरे फोरम में कंसेंसस की कोशिश भारत कर रहा है और भले ही वो 2-3 बड़े मुद्दे हों, भारत जरूर कोशिश करेगा कि पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाए और वही उसी सफलता की दिशा में कल एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हमने यहाँ पर स्थापित होते हुए देखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन क्योंकि विकास के एजेंडे पर भी G20 की बैठक जो है वो मुंबई में चल रही है, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हैं। अमृतपाल, गुड मॉर्निंग आपको। आज क्या कुछ खास होने वाला है? लगातार हम देख रहे हैं कि डेटा को लेकर जब बात की जा रही है कि किस तरह से इसको ट्रांसपेरेंट बनाकर हमने बहुत कुछ हासिल किया है। आज किस पर रहेगा फोकस इस बैठक में? आज का फोकस आंचल डेटा फॉर डेवलपमेंट, दूसरा सेशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और तीसरा सेशन, 3 सेशन है आज, तीसरा सेशन दिल्ली एजेंडा पर रहेगा। जो भारत ने प्रायोरिटीज़ अपनी लिस्ट आउट की हैं डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के सामने, उन पर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी डेलीगेशंस अपना फीडबैक देंगी, अपना मत रखेंगी। एसेंशली होता क्या है इन वर्किंग ग्रुप्स में, जैसे आप जानती हैं कि जहां अजय हैं वहां फाइनेंस ट्रैक चल रहा है बेंगलुरु में, जहां मैं हूं मुंबई में शेरपा ट्रैक चल रहा है, जिसके तहत ये इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। कई ट्रैक्स ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे आज चेयर फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी बात करेंगे, चेयर फॉर डिजिटल इकोनॉमी बात करेंगे। इन वर्किंग ग्रुप्स में होता क्या है कि अलग अलग मुल्कों के मुख्तलिफ एजेंडे होते हैं, वो लाके अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, फिर उसके बाद नेगोशिएशंस होती हैं उस पर। मान लीजिए आप हैं, आप अपनी 10 की विश लिस्ट लेके आएंगी, हो सकता है मुझे उस पर 6 ही पॉइंट्स पे मैं एग्रीबल हूँ, हो सकता है अजय को आपत्ति हो 2 और पॉइंट्स पर। तो फाइनली हम जब कंसेंसस पे पहुंचेंगे, मैं अपने 10 लेके आ सकता हूं, आपको आपत्ति हो सकती है, तो हम कंसेंसुअली एग्री करेंगे कि भैया इन 4 चीज़ों पर हमारी सहमति है। फिर उस पर नेगोशिएशन होगी कि हाँ हम ये चाहते हैं, अब इसको अचीव कैसे किया जाए, उस पर भी मतभेद होंगे। इन वर्किंग ग्रुप्स में एसेंशली क्लोज डोर नेगोशिएशंस होती हैं एजेंडा को लेके। ये वाला वर्किंग ग्रुप आज बात करेगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की, जिसका इजहार प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ग्लासगो कॉप कॉन्फ्रेंस में किया था। इस पर आम सहमति है कि हाँ एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए सिटीजनरी का। न्यू दिल्ली एजेंडा पर विस्तार से इश्यूज होंगे। भारत ने अपनी प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी लिस्ट आउट की हैं। फिर डेटा फॉर डेवलपमेंट के कैसे डेटा पूल इन किया जाए। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर डिविजन्स हैं लोगों की। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ जी डेटा को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए, पर डेटा शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है। डेटा कंट्रोल कौन करता है? अमेरिकी मॉडल जैसे है कि बिग टेक कंपनीज डेटा कंट्रोल करती हैं। यूरोपियन मॉडल है कि प्रिवेसी के बड़े कंसर्न्स हैं कि जी हम ऐसे पब्लिक डेटा नहीं रख सकते। भारत में एक मिला जुला मॉडल है। तो इन चीज़ों पर बहस होती है कि हम प्रिवेसी के कंसर्न्स, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के की जो का कंसर्न है उसको रखते हुए कैसे डेटा अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जी एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ लैक्यूना है और कैसी नीतियाँ होनी चाहिए कि जो हम एक इक्विटेबल और सस्टेनेबल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर सकें। तो इन सब मुद्दों पर आज बहस होगी आंचल। और अमित, अगर एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम तमाम देशों को देखें, क्योंकि हम एक कल्चरल कनेक्ट भी आपके जरिए वहां पर देख रहे हैं, जो तमाम डेलीगेशन के लोग हैं, हमने देखा कि किस तरह से वो गेटवे ऑफ इंडिया पर उन्होंने जो एक महाराष्ट्रियन संस्कृति है उसका जायजा लिया। सॉफ्ट पावर के रूप में भारत किस तरह से वहां पर अपने आप को पेश कर रहा है और तमाम देश किस तरह से इस चीज को ले रहे हैं?
चलिए मैं एक और बात बता दूं, कल रात एक बॉलीवुड नाइट हुई। आप मुंबई में हो और बॉलीवुड का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगती है। कल एक बॉलीवुड नाइट ऑर्गेनाइज की गई इनके लिए, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं जी। और मैं बताऊं वहाँ माहौल एकदम जश्न का था। हमको लगता है कि बॉलीवुड हालांकि ग्लोबल ब्रांड है, पर वो लोग चाहे बॉलीवुड के लिरिक्स या हिंदी के लिरिक्स नहीं समझ पा रहे थे, पर वो उसमें उन चीज़ों के साथ नाच रहे थे। बॉलीवुड का जो एक जेस्ट होता है वो क्लियरली कनेक्ट दिखता हुआ दिख रहा था। आपने ठीक कहा, गेटवे ऑफ इंडिया पे थे, बिल्कुल था जी, बहुत सॉलिड कनेक्ट था। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये बॉलीवुड आपको आपने सुना, कहते हाँ जी ये तो पूरा ग्लोबल ब्रांड है, हमने अपने मुल्कों में सुना है बॉलीवुड, हम तो ये देखते भी हैं, समझते चाहे ना हो, भाषा का बैरियर चाहे हो, पर म्यूज़िक की लैंग्वेज यूनिवर्सल है और हमें ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो काफ़ी खुलकर पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि डिनर से पहले कल्चरल परफॉर्मेंस थी, तो स्टेज पर चढ़कर गेस्ट्स उसमें भाग ले रहे थे, अपने तरीके से नाच रहे थे। आपने देखा जब मैं उदयपुर गया था, इससे पहली फर्स्ट शेरपा वाली वहाँ राजस्थानी परफॉर्मेंसेज हुई थी, तो जो शेरपास थे वो एक्चुअली फोक डांसर्स के साथ नाच रहे थे। तो कल आपने सही जिक्र किया, गेटवे ऑफ इंडिया पे थे, ताज महल होटल पर जो कोलाबा में है वहाँ लावणी डांस, कोंकणी डांस, तो उम्मीद करते हैं अमृत की यहाँ के जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेडिशनल जो म्यूजिक है, जो बेहतरीन खाना है, या जो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उससे तमाम जो डिफरेंसेस इतर होकर आ रहे हैं वो कवर अप हो जाएंगे एक सॉफ्ट पावर के रूप में, जिस तरह से भारत अपने आप को पेश करे। मेरे पास समय कम है, आपके पास आगे बुलेटिन्स में अपडेट देते रहेंगे अमित, लेकिन तमाम जानकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको बताया अपने दर्शकों को कि कैसे G20 की जो बैठक है, जब हम फाइनेंस के लिहाज से बात करते हैं तो वो बेंगलुरु में चल रही है, जहाँ स्टार्टअप्स के लिहाज से आज का बड़ा दिन है। वहीं जो विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में चल रही है, कैसे कल्चरल कनेक्ट के जरिए तमाम जो डिफरेंसेस हैं डेटा को लेकर उससे ओवरकम करने की कोशिशें करेंगे तमाम देश, ये देखने वाली बात होगी। रुक करते तीसरे एजेंडे का, जो कि वाराणसी से है, जहां काशी तमिल संगमम सफलतापूर्वक चल रहा है। तमिलनाडु के शिक्षा संस्थानों और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मिलकर एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। छात्रों ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। जो कोशिश है देश के प्रधानमंत्री की, वाराणसी के सांसद की, उसको अगर हम देखें तो बड़ा ही सुखद अनुभव होगा। ये हनुमान घाट है और यहाँ पर प्रोफेशनल्स का जो ग्रुप आया हुआ है काशी तमिल संगमम का, उसमें ये कुछ युवा प्रोफेशनल्स हैं, विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आए हुए हैं, इनसे मिल रहे हैं। जो इस काशी तमिल संगमम की सोच है उसको किस तरह से धरातल पर उतरता हुआ हम देख रहे हैं। आप आए, आप लोगों ने मुलाकात की इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, कैसा महसूस हो रहा है आपको? So again, right from the very beginning, since we got on train, it's been an amazing experience. It's actually good to come to Kashi and get a glimpse of some parts of India that we haven't seen. It's been an eye-opener. The cruise ride we went on was probably the best experience of my lifetime. So it is good to meet students who have the blessing to witness this on a frequent basis. हम तंजावुर से हैं, which is in the southernmost part of India, और ये लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, which is in the northern state of India. So the connection that we are building as a result of our meeting, जो मुलाकात हुई है इनसे, और वो कनेक्शन जो है काशी और तमिलनाडु की पौराणिक से ही, and the development of that our PM has initiated is very evident here, feel हो रही है। We all are grateful to meet you all because हमें भी एक एक्सपीरियंस मिल रहा है आप लोगों के कल्चर, आप लोगों के चीज़ों को जानने का, जिससे हमें भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम जानते हैं ये काशी तमिल संगम है, यहाँ पे मतलब अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें जानने को मिल रहा है, और दो अलग अलग कल्चर्स उनके ट्रेडिशनल जब कनेक्ट होते हैं तो हमें अपने इंडिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ये आधुनिक हैं, युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और यही सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट, वाराणसी। और हरिकेश बहादुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। हरिकेश, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से अभी हमने आपके इस
रिपोर्ट में भी देखा कि तमाम जो ये युवा पीढ़ी है, जो ये छात्र हैं, ये सबसे अच्छी बात यह है कि इस तमिल संगमम के जरिए अपनी संस्कृति से इस उम्र में रूबरू हो पा रहे हैं और राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। वड़क्कम आंचल, ये तो छात्र हैं जिनके लिए शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की काशी तमिल संगमम की, प्रधानमंत्री के सोच के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखता है, दिखाता है। अभी आज और कल, बीते कल में पीयूष गोयल जी जो वस्त्र मंत्री हैं, केंद्रीय वस्त्र मंत्री, अपने सहयोगी दर्शना जरदोस और एल मुरुगन साहब जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं, इन लोग को लेकर आए यहाँ पर पीयूष गोयल जी। कारण है कि 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यहाँ के दीनदयाल हस्तकला संकुल में, और इसमें भी जैसे आपने छात्रों को दिखाया एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, उसी तरह तमिलनाडु के जो उद्यमी हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम से जुड़े हुए टेक्सटाइल के, और जो काशी के हैं या वाराणसी के आसपास के जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं, उनकी प्रदर्शनी लगी है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। कल जो सेक्रेटरी हैं रचना शाह टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, उन्होंने उद्घाटन किया उस जो कनक्लेव है उसका, और उसमें जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, वो लोग जो आने वाली समस्याएं हैं उनका जिक्र कर रहे थे, उनका समाधान ढूंढा जा रहा था। और चर्चा में इस जो उत्पाद हैं इनको विश्व स्तर तक कैसे पहुंचाया जा सके, इसकी भी चर्चा थी। पीयूष गोयल जी ने खुद कहा कि G20 की शुरुआत हो चुकी है, हमको अध्यक्षता मिली है, हम मेजबान हैं इस बार। तो काशी समेत 56 ऐसे शहर हैं जहां पर G20 के बैठक होंगे, पार्टिसिपेट किए जाएंगे, और उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम इस लेवल तक ले जाएंगे, जो प्रधानमंत्री की सोच है इस लेवल तक ले जाएंगे, और इसका जो संदेश है वो काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी से ही निकल के आएगा। और आज फिर पीयूष गोयल जी आने वाले हैं उस। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं काफी अहम है कि किस तरह से छात्रों के जरिए भी इस संस्कृति का परिचय यहाँ पर मिल रहा है और जो दोनों राज्य हैं वो अपनी अनुभूति को साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के जने में इतना ही, दीजिए इजाजत।